हाय एवरीवन, दिस इज़ गगनदीप सिंह और आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमें समझने की ज़रूरत है तीनों सेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला सेक्टर हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर भी होता है, यानी यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, माइनिंग, इन सब की एक्टिविटीज़। तो दिस इज़ टोटली अ एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। अगर बात करें हम इसकी इम्पोर्टेंस की, तो आप कहिए कि यही बेस बनाता है सारे सेक्टर का। तो ये बेसिस बना रहा है सारे सेक्टर का, रॉ मटेरियल दे रहा है आपके बाकी सारे सेक्टर्स को। तो ये भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं। बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, या आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल से आपने क्या बनाए, फिनिश्ड गुड्स बनाए, जैसे कपड़ा, चीनी, गुड़, ये सब। जहाँ फैक्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, वर्कशॉप्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सेक्टर आपका कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ का सारा काम इसी में, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू ऐड करता है, वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोडक्ट्स में, और रॉ मटेरियल के लिए ये पूरी तरह प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हैं इस सेक्टर की। तीसरा सेक्टर है हमारा टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से बाकी सेक्टर्स को भी हेल्प मिल रही है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी। तो ये सारे ही एक्टिविटीज़ जो हैं, या जो बोलिए जो चीज़ें हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसी की वजह से बाकी सेक्टर्स और इजीली काम करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन है तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचेगा, इंडस्ट्रीज से फिनिश गुड्स मार्केट्स तक पहुंचेंगे। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, यू कैन से। यानी इसकी इम्पोर्टेंस कोई कहे तो मैं बोलूँगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में मदद कर रहा है, और इंडिया में इस समय ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये कुछ बातें थी, इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट करा है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, एक जस्ट क्विक कंपैरिजन कि जीडीपी के हिसाब से सेक्टर्स का क्या स्टैंड है। तो देखिए, अगर हम किसी एक साल की, ध्यान से समझिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी, अगर एक साल की टोटल वैल्यू ले ली जाए सारे गुड्स और सर्विसेज के जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक साल में उस कंट्री में, तो उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। इंडिया में अगर आप नोटिस करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। बट सच्चाई ये है कि अभी भी एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जीडीपी की डेफिनेशन वगैरह याद करनी है, तो जीडीपी की बात करें तो ये यहाँ दिया भी है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इस चीज़ को कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में ही हैं। अगर हम हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी व्हाट आर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, ठीक है। तो हिस्टोरिकली पहले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, तो इनिशियली प्राइमरी सेक्टर वाज द वन दैट डोमिनेटेड, क्योंकि सब फार्मिंग और नेचुरल प्रोडक्शन पे ही काम कर रहे थे। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता चला गया, और डेवलप्ड नेशंस में टर्शियरी सेक्टर पूरी तरीके से लीड ले चुका है। यानी स्टार्टिंग में लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई, उसमें करने लग गए, और अब सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में अपना रोल अदा कर रहा है। अब इसमें कई बार पूछ भी लेते हैं कि क्यों भाई टर्शियरी सेक्टर इतना क्यों रोल अदा कर रहा है। तो सच ये है कि देयर आर रीजंस कि टर्शियरी सेक्टर इतना ग्रो क्यों करा है। क्योंकि देखिए, पहली चीज़ है कि हर सरकार का काम है कि वो अपने देश में बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी कुछ सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो ये अपने आप ग्रो कर रहा है।
इसके अलावा जैसे जैसे फार्मिंग और इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो भाई फार्मिंग अच्छी होगी तो स्टोरेज की फैसिलिटीज़ चाहिए, सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है तो ट्रेड करना है, अगेन सर्विस सेक्टर। तो यानी इन सेक्टर के बढ़ने से भी सर्विस सेक्टर का फ़ायदा हुआ है। और तो और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं कहाँ, वो अच्छी एजुकेशन करना चाहते हैं, वो टूरिज्म जाना चाहते हैं, वो शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उस वजह से भी सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा है। इसके अलावा जो आईटी और कम्युनिकेशन बढ़ा है, इसने भी बहुत बड़ा रोल अदा करा है। कि आप देखिए आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हर जगह सर्विस सेक्टर यूज़ हो रहा है, अच्छे इंजीनियर्स लग रहे हैं, तो इसने भी काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेक्टर को बूस्ट किया है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आज की तारीख में सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमने कैसे एम्प्लॉयमेंट इस समय ज़्यादा सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहा है, सर्विस सेक्टर का किस तरह रोल बढ़ता जा रहा है, ये देखा। अब हम थोड़ा सा रोल देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में क्या एक अनइवन ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए, आजकल सर्विस सेक्टर में जो मॉडर्न सर्विसेज हैं जैसे आईटी और बैंकिंग, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, तो यहाँ पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, मतलब अपने काम की सर्विसेज के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहीं अगर आप सर्विसेज देखें, जो छोटी छोटी दुकानों पे लोग काम कर रहे हैं या रिपेयर का काम कर रहे हैं, वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, पर वो कमा बहुत कम रहे हैं। यानी सर्विस सेक्टर में भी छोटा सा एक ऐसा पार्ट है जो बहुत कमा रहा है, और बाकी सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं वो बहुत कम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक अनइवन ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बाकी सेक्टर्स की। तो अभी भी हाफ ऑफ द वर्कर्स जो हमारे देश में हैं, या एक मैं कहूँगा 40% पीपल जो हैं, आप ऐसे समझिए, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो लोग हैं, पर एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्यों भाई, जब इतने लोग काम कर रहे हैं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है। तो सच ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी मेनी वर्क लेस देन देयर कैपेसिटी एंड अर्न लेस, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी आपको लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, लोगों को भी लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, पर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे यूज़ ही नहीं कर रहे, फुल कैपेसिटी को यूज़ ही नहीं कर रहे। तो उनको लग रहा है, बस धोखा है कि वो काम कर रहे हैं, तो इट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जब ज़्यादा मतलब एक जगह पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं पर उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर पा रहे। जैसे एक फील्ड में मान लीजिए 2 ही लोगों की ज़रूरत है पर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो कर 4 रहे हैं पर 4 जनों की ज़रूरत ही नहीं है, उनमें से 2 कोई और काम कर सकते थे, तो उन चारों को तो लग रहा है हम एम्प्लॉयड हैं, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट प्रॉपरली डूइंग वट दे कैन डू। तो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट है पर पता नहीं चल रही है, इट इज़ लाइक यू कैन से डिस्गाइज्ड। और यही चीज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ाती है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर रहे हैं, फुली तरीके से एम्प्लॉयड ही नहीं है, यानी वो छोटे फार्म पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं पर वो ढंग से फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो जो काम 2 जने कर सकते हैं तो उसमें 5 जने, 10 जने, 4 जने ऐसे लगे हुए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि देखने में तो लग रहा है कि काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट रियलिटी में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है। ठीक, एक मिनट दीजिएगा। तो हमने ये पोर्शन समझा, ये पोर्शन समझे, ये सब समझे। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस एग्रीकल्चर सेक्टर को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, या इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएं तो लोग और अच्छा बेहतर काम कर पाएंगे इस सेक्टर में। और अगर फार्मर्स को अच्छा क्रेडिट दिया जाए, मतलब लोन दे दिए जाएं सस्ते, तो भी इस सेक्टर में लोग ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये इस सेक्टर की पर्टिकुलर बात थी। अब हमारा आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जहाँ जो सरकार के कंट्रोल में होता है, यानी यहाँ पे रेगुलर जॉब है, जहाँ जॉब सिक्योरिटी भी है, लेबर लॉ फॉलो हो रहे हैं, ये सेक्टर रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट, यहाँ पे सैलरी फिक्स्ड है, यहाँ पे पेड लीव भी हैं, यहाँ जॉब सिक्योरिटी भी है। वहीं सॉरी, इसका एक एग्जांपल भी देख लें तो जैसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जहाँ फिक्स्ड सैलरी भी नहीं है,
जहाँ वेजेस भी फिक्स नहीं है और काफ़ी कम है, जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, जहाँ कोई पेड लीव्स भी नहीं है, जैसे नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स का काम, छोटे शॉपकीपर्स का काम, डेली वेज वर्कर्स जो मजदूरी करते हैं उनका काम। तो इंडिया में काफ़ी सारे वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम की वजह से वी नीड कि हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करें। तो तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनको कम पे मिल रही है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन करनी है। इसके अलावा कई वर्कर्स ऐसे हैं जो SCs ST या बैकवर्ड कम्युनिटी के, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरत है कि इन लोगों को सरकार प्रोटेक्ट करे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आपका आता है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ये वाला कि ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर्स को क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे सरकार ज़्यादातर अपने एसेट्स को कंट्रोल करती है, यानी ये पूरा सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है और लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, जैसे इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह। प्राइवेट सेक्टर होता है जहाँ पे इंडिविजुअल या कुछ कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पूरे एसेट को ओन करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टिस्को। इनका मेन गोल होता है कि ये प्रॉफिट मेक करें। भाई पब्लिक सेक्टर का मेन गोल था कि लोगों का वेलफेयर हो, इनका मेन गोल होता है कि ये कमाई अच्छी करें, मतलब प्रॉफिट बनाएं। फिर आपका आता है कि रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का। आपने ऊपर पब्लिक सेक्टर जाना है, इसका क्या रोल है। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर आपको एसेंशियल सर्विसेज देता है जो प्राइवेट फर्म इजीली नहीं घुसती हैं, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे रेलवे की बात करो, डैम्स की बात करो, पावर प्रोजेक्ट की बात करो, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में काम नहीं होते, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगते हैं। तो इसमें जनरली सरकार खुद घुसती है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल होता है कि वो एसेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करे। इसके अलावा इट सपोर्ट्स प्राइवेट इंडस्ट्री बाय सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इनपुट्स, कि भाई इन्होंने बड़ा काम करा, बड़े पावर प्लांट्स लगाए, अब ये प्राइवेट कंपनीज को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे ताकि वो भी आगे बढ़ सके, पनप सके। सरकार का ये भी रोल है कि भाई वो फूड ग्रेन्स वगैरह खरीद रही है फेयर प्राइसेस में और फिर सस्ते में राशन शॉप पे बेच रही है। तो प्रमोट कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट और रिड्यूस कर रही है इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर का रोल है कि लोगों के वेलफेयर में काम करे। तो उसी बारे में ये डिस्कशन किया गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक जो हमें लेना था, हमने जीडीपी की बात की थी, जीडीपी मैंने आपको समझा भी दी थी। तो अब टाइप ऑफ गुड्स की बात भी कर रहे हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं टोटल प्रोडक्शन में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं जो फाइनल गुड्स बनाने के काम आते हैं, जैसे वीट से फ्लोर बनता है, फ्लोर से बिस्किट बनता है। तो अब जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी को कैलकुलेट करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है। तो क्या प्रिकॉशन लिया जाता है कि जीडीपी जोड़ते समय केवल फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स ली जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं वीट से फ्लोर बना और फ्लोर से बिस्किट, तो अगर वीट सपोज 20 रुपये किलो है, फ्लोर बनने के बाद 30 रुपये किलो बिका, और मान लो उसका बिस्किट बनने के बाद 40 रुपये किलो बिस्किट बना है, तो हम बिस्किट जब बेचेंगे तो फाइनल वैल्यू जो लेंगे वो 20 + 30 + 40 नहीं लेंगे, केवल 40 लेंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है कि जीडीपी कैलकुलेट करते समय ओनली फाइनल वैल्यू इज एडेड। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन था। डिटेल लेक्चर्स तो मैं आपको दे चुका हूँ, आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ये क्विक रिवीजन था, इसके बाद आप बुक गो थ्रू करोगे तो आपको चैप्टर बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओगे आप। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीबॉडी।